आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी सरकारी नीतियां किस प्रकार फसल पैटर्न को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब। क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ है किसी क्षेत्र में समय के साथ उगाई जाने वाली फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन सी फसल कितनी और कब उगाई जा रही है। ये दो बड़े फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पहला, फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे क्लाइमेट, सॉइल और वाटर। दूसरा, सोशल एनवायरनमेंट जैसे पॉलिसी, मार्केट और कल्चर। अब फिजिकल फैक्टर्स देखिए। सबसे पहले क्लाइमेट। टेम्परेचर तय करता है कि गेहूं उगेगा या धान या मिलेट्स। रेनफॉल तय करता है कि खरीफ क्रॉप्स मानसून में होंगे या रबी क्रॉप सर्दियों में। दूसरा फैक्टर है सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में गेहूं, चावल और गन्ना अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल में कॉटन और सोयाबीन। रेड सॉइल में मिलेट्स और पल्सेस। तीसरा फैक्टर है वाटर अवेलेबिलिटी। कैनाल इरिगेशन वाले क्षेत्रों में धान और गन्ना बढ़ता है। रेनफेड एरियाज में मिलेट्स और दालें ज्यादा होती हैं। ग्राउंड वाटर पर ज्यादा डिपेंडेंसी से वाटर स्ट्रेस बढ़ता है। चौथा फैक्टर है रिलीफ और टोपोग्राफी। प्लेन्स में मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। हिल्स में टेरेस फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर ज्यादा होता है। अब सोशल फैक्टर्स की बात करें। पहला है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन डिमांड बढ़ेगी और छोटे लैंड होल्डिंग्स में सब्सिस्टेंस फार्मिंग बढ़ जाती है। दूसरा है कल्चर और फूड हैबिट्स। नॉर्थ इंडिया में गेहूं बेस्ड डाइट, जबकि साउथ और ईस्ट इंडिया में राइस बेस्ड डाइट ज्यादा है। लोकल डिमांड फसल को प्रभावित करती है। तीसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स से गेहूं और चावल का डोमिनेंस बढ़ा। मैकेनाइजेशन से कमर्शियल क्रॉप्स बढ़ने लगे। चौथा है मार्केट डिमांड। अगर सब्जियों, फलों, कॉटन या ऑयल सीड्स का प्राइस हाई होगा तो किसान उसी तरफ शिफ्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। सबसे बड़ा टूल है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP किसानों को उन्हीं फसलों की ओर पुश करता है जिन पर MSP मजबूत होता है, जैसे गेहूं और चावल। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा में राइस व्हीट साइकिल बहुत डोमिनेंट हो गया। दूसरा है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। सरकार PDS के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, इसलिए किसान एश्योर्ड क्रॉप्स की ओर जाते हैं। तीसरा है सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी से यूरिया ओवरयूज होता है, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी से ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन होता है। इरिगेशन सब्सिडी से वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स याद रखिए। PM किसान, PMFBY, PMKSY, सॉइल हेल्थ कार्ड, NFSM, RKVY, ENAM और MIDH। अब आज का ट्रेंड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, क्लाइमेट रिस्क और मोनोकल्चर की समस्याएं बढ़ रही हैं, इसीलिए सरकार राइस व्हीट से हटकर पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रही है। इसमें NMSA और मिलेट्स मिशन यानी श्री अन्ना पुश अहम है। पॉलिसी ड्रिवन क्रॉपिंग से नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस, पॉल्यूशन, पेडी से मीथेन एमिशन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर सेविंग। क्लाइमेट चेंज से मानसून अनसर्टेन हो रहा है। हीट वेव्स गेहूं यील्ड घटा रही हैं और ड्राउट बढ़ रहा है। इसलिए फ्यूचर में मिलेट्स जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बहुत जरूरी होंगे। अंत में निष्कर्ष, क्रॉपिंग पैटर्न फिजिकल और सोशल दोनों फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन MSP, प्रोक्योरमेंट और सब्सिडी जैसी पॉलिसीज